हाय फ्रेंड्स। आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पुनीत राय की पुस्तक, जिसके अंतर्गत और वस्तुनिष्ठ हिंदी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे आदिकाल। आइए चलते हैं, देखने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम किसने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा? हजारों बार ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। चंद्रधर शर्मा कुलेरी। हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट किसने कहा? एक चीज आप याद रखेंगे, हिंदी के आरंभिक रूप पूछ रहा है। हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट किसने कहा? तो भोला शंकर व्यास जी ने। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। यह कथन किसका है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं का अपने इतिहास में विवेचन करने वाले एवं उन्हें हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने वाले विद्वान हैं तो राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर अपभ्रंश है तो क्या है? ये आरंभिक हिंदी है। शिवसेन सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? टीजीटी में आया हुआ प्रश्न है। पुष्य पुण्य को। ये 7वीं सदी के हैं। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? तो सरहपा को। और सर्वमान्य यही है भी। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? तो शालिभद्र सूरि। ये मिलाने के लिए प्रश्न आएंगे, आप याद रखिएगा। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? तो शालिभद्र सूरि। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया? तो 693 ईस्वी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? तो स्वयंभू को। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का, ये दोबारा रिपीट हुआ है। सर्वमत मतलब सभी के मतों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो सिद्ध सरहपा। इनका एक दूसरा नाम है सरहपाद, कभी कभी ऑप्शन में ये भी आता है। सरहपा का समय, तो ये सरहपा का समय है 669 ईस्वी। डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार 633 ईस्वी। अब यहाँ पे पूछा जाएगा इनका समय सीमा, तो आप बताएंगे। अगर वैसे सीधा पूछा जाएगा तो आप 669 ईस्वी मारेंगे। यदि आपसे पूछा जाएगा भट्टाचार्य के अनुसार तो 633 ईस्वी। हिंदी साहित्य में सरहपा की कुछ रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो राहुल सांकृत्यायन ने। आप देखे होंगे घुमक्कड़ शास्त्र के नाम से भी इनको जाना जाता है, और बहुत सारी यात्राएं इन्होंने किया था। तो वही पूछ रहा है कि संग्रह किसने किया है? तो आप बताइएगा राहुल सांकृत्यायन। हिंदी किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है? तो अब्दुल रहमान की है, वो भी संदेश रासक। आपसे फिर दोबारा प्रश्न बनेगा कि संदेश रासक किस शताब्दी के है? तो आप बताइएगा 13वीं शताब्दी के। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? तो अब्दुल रहमान को माना है। सामान्य रूप से हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है तो सिद्धों की रचनाओं से। किसकी रचनाओं से? सिद्धों की रचनाओं से। ग्रंथ रूप में हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना है श्रावकाचार, जिसका दूसरा नाम है देवसेन कृत। मतलब श्रावकाचार की रचना किसने की? तो देवसेन कृत ने। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को क्या कहा? तो प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश। बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। ग्रियर्सन ने आदिकाल की अंतिम सीमा क्या मानी है? तो आदिकाल की अंतिम सीमा मानी है 1400 ग्रियर्सन ने आदिकाल की अंतिम सीमा मानी है 1400 ईस्वी। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को अंतिम सीमा मानी है तो 1318 ईस्वी। डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल की अंतिम सीमा मानी है 1343 ईस्वी में। सामान्यतः आदिकाल की अवधि मानी जाती है तो सामान्यतः आदिकाल की अवधि 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी तक मानी जाती है। हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से हमीरदेव के समय तक माना जाता है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य शुक्ल ने
हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है? तो प्राकृतिक अंतिम अवस्था से प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश अवस्था से। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे दोहा कहने से दूहा का बोध होता है। दोहा कहने से अपभ्रंश का या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता है। कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का। किस साहित्यकार ने अपने इतिहास में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य शुक्ल ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल का नामकरण किया था वे हैं, तो देखेंगे अपभ्रंश की 4 रचनाएं हैं और एक है विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्तिपताका। इनके लेखक आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। देश भाषा काव्य जो थी कुल 12 थी, तो 4 तो हो गई। आप देखेंगे अपभ्रंश की रचनाएं, और 4 जो है कि बाकी 8 रचनाएं जो थी वो देश भाषा काव्य की थी। उसमें 8 में देखेंगे आप तो खुमान रासो, बिसल रासो, जयचंद प्रकाश, जयचंद, जसचंद्रिका, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली। अपभ्रंश भाषा में 4 ग्रंथ हैं और देसी भाषा में 8 ग्रंथ हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में किन किन ग्रंथों से सामग्री लिया? तो पहला इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। आज के युग में तो लोग अपनी गलती को भी नहीं बताते और किसी की थीसिस लेके रिसर्च भी कर लेते हैं और बताते भी नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे शुक्ल जी की एक ईमानदारी आप देखेंगे। इन्होंने आपको स्पष्ट बताया कौन सी चीज़ें हम कहाँ से उठाए हैं। जब आप इनकी पुस्तक को पढ़ेंगे तब आपको सीधा पता चल जाएगा। आप देखेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में किन किन ग्रंथों की सामग्री कहाँ से ली है? तो मिश्र बंधु विनोद से, श्याम सुंदर दास कृत हिंदी गोविंद रत्नमाला से, राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी से, वियोगी हरि ब्रज माधुरी सार से, मिश्र बंधु विनोद से, हिंदी गोविंद रत्नमाला, हिंदी कौमुदी ब्रज माधुरी सार से। ये इनके रिसर्च के स्रोत रहे हैं। आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ और अपभ्रंश। ठीक है, आगे चलेंगे। ध्यान दीजिए, पहले ग्रंथ होंगे, उनकी रचनाकार होंगी। तो पयुम एक रचना है, दूसरी है चिरऊ रिठरेडी, चिरऊ स्वयंभू छंद। तो ये स्वयंभू की रचनाएं हैं। सबसे ज़्यादा ये पयुमचरी पूछी जाती है और ये भी पूछी गई है 1-2 बार। महापुराण रय कुमार चिरऊ, जसहर चिरऊ, यह किसकी रचना है? पुष्प दंत की। भविष्यत कहा धनपाल की है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की है। अब कभी कभी मिलाने के लिए आता है कि अब्दुल रहमान जो थे वो किस सदी के थे? तो 12वीं सदी के उत्तरार्ध से 13वीं सदी के आरंभ में। उपदेश रसायन किसकी रचना है? तो जिनदत्त सूरी की। परमात्मा प्रकाश योगसार किसकी है? जो इंदु की। यहाँ से भी इनसे भी प्रश्न बनता है, आदिकाल से प्रश्न, जो इंदु से भी प्रश्न बनता है। पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है, 11वीं सदी के। ये यूजीसी नेट में मिलाने वाले प्रश्न यहाँ से बनते हैं। जो इंदु नामक कवि की 6ठी सदी को परमात्मा प्रकाश तथा योग सार नामक रचनाओं से अपभ्रंश में दोहा काव्य आरंभ होता है। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक एक खंड काव्य है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा आपके लिए, जिसमें विक्रमपुर के एक वियोगिनी के विरह की कथा है। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में सिद्धों, जैनों एवं नाथों की रचनाओं को किसके अंतर्गत रखा है? तो अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत रखा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहले पहल कहाँ मिलता है? तो ये उनकी पुस्तक में सीधा लिखे हैं, वल्लभी राजा धार सेन के द्वितीय शिला लेख में। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ के रचयिता हैं तो वरुचि है। देसिल बैना सब जग मिठा ते तैसन जपो अवहट्टा। तो विद्यापति जी ने कहा था कि कितनी भी आप रचनाएं कर ले, लेकिन जब अपनी लोक भाषा में रचनाएं होती हैं तो वो लोगों को एक तो समझ में भी आती हैं, चाहे पढ़ा हो चाहे न पढ़ा हो।
ऊपर से जो है कि ये अपनी भाषा में रहती तो लगता है कि दिल की गहराइयों में छूती है, तो मिठी होती है। तो यहाँ पंक्ति किसने की है? तो विद्यापति की। बालचंद बिजाऊ भाषा दो नहीं लग गए दुज्जा हासा, प्रकृति किसकी है? पंक्ति किसकी है? तो ये भी पंक्ति विद्यापति की है। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत देश भाषा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो बोलचाल की भाषा के लिए। आदि पुराण और उत्तर पुराण किसकी रचना है? तो यह रचना है पुष्प दंत की, याद रखेंगे। किसी सिद्ध कवि का एक और नाम सरोज वज्र, तो सरहपा का नाम है। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84, 84। सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि किस कवि के सरोज ब्रज, राहुल भद्र आदि किस सिद्ध कवि के नाम है? तो सरहपा के। भरत मुनि ने लोक भाषा को अपभ्रंश नाम न देकर क्या कहा? तो देश भाषा कहा है। हिंदी की प्रमुख सिद्ध कवि है तो सरहपा, सबरपा, लुइपा, डोम्भिपा, कढ़प्पा, कुकुरिप्पा, तंतिप्पा। पा शब्द जो है वो आदर्श सूचक के लिए प्रयुक्त हुआ है, पा शब्द जो लगा है। अब आप देखेंगे 84 सिद्धों का नाम। इसमें 3 महिलाएं हैं, बाकी पुरुष हैं। ध्यान दीजिए। अब इसमें से आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा वो 3 महिलाएं कौन कौन सी हैं। अभी हम जो है कि इंडिकेट करा देंगे, इनको अलग कर लीजिएगा, क्योंकि 2021 के टीजीटी यूपी टीजीटी में यहाँ प्रश्न पूछा गया था। सरहपा, लुइपा, लीलाप्पा, बिरुप्पा, डोम्भिपा, सबरिप्पा, कंकालिप्पा, मीनाप्पा, गोरच्छपा, चोरंगिप्पा, वीडाप्पा, शांतिप्पा, तंतिप्पा, चमरिप्पा, खड़गप्पा, नागार्जुन, कणहपा, कर्णरिप्पा, थगनप्पा, नारोपा, सीलपा, तिलुप्पा, छत्रपा, भद्रपा, दोखांधिप्पा, अजागिप्पा, कलाप्पा और धोबिप्पा, कणकणपा, कमरिया, डेम्भिप्पा, भदेप्पा, तदंधेप्पा, कुकुरिप्पा, कुच्चप्पा, धर्मप्पा, महिप्पा, अचिंकतिप्पा, ललहप्पा, नलीनप्पा, भूसुकुप्पा, इंद्रभूति, मेकोप्पा, कुठालिया, कमरिया, जालंधरप्पा, राहुलप्पा, धर्मवीरिप्पा, धोकरिया, मेदिनिप्पा, पंकजप्पा, घटप्पा, जोगिप्पा, चेलुकप्पा, गुडिरिप्पा, निर्गुडप्पा, जरनानंत, चरमटिप्पा, चपंकप्पा, भिखनप्पा, भलिप्पा, कुमरिप्पा, चवरिप्पा, मणिभद्रप्पा, ये योगिनी है मणिभद्रा, कनकलाप्पा और कलकलप्पा, कंतालिपा, धहुरिया, बुधरिया, कपालपा, किल्पा, सागरप्पा, सर्वभक्षप्पा, नागबुद्धिप्पा, दरिकप्पा, पुतलिप्पा, पनहप्पा, कोकालिप्पा, अनंगप्पा, लक्ष्मीकिरा, समुद्रप्पा, भलिप्पा। तो आपने देखा मणिभद्रा, कनकलाप्पा, लक्ष्मीकिरा, ये 3 महिलाएं हैं। उस समय भी कितनी सशक्त महिलाएं थीं, ध्यान दीजिए। अब प्रमुख सिद्ध रचनाकार दोहा कोश के सरहपा, जाति से ब्राह्मण, राहुल संकीर्तन के अनुशाप। इनका जो जन्म हुआ था 669 ईस्वी। इनकी जो टोटल रचनाएं थी 32। चर्यापद सरहप्पा की रचना है। और जो है सरहप्पा क्या थे? जन्म से क्षत्रिय थे और 780 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम सरहप्पा था। डोम्भी गीतिका आचार्य अक्षरादि कोपदेशा, ये किसकी रचना है? डोम्भिप्पा की। ये जात से क्षत्रिय थे। 840 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम विरूपा था और इनकी टोटल रचनाएं 31 थी। रचनाएं पूछी जाती हैं शुक्ल के अनुसार इस कवि की कितनी रचनाएं हैं, इनके कितने अलंकार हैं, बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। अब 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका था? तो लुइपा का था। सिद्ध कवि लुइपा के गुरु का नाम सबरपा था। किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है?
तो ये लुई पाकी। सिद्ध साहित्य का विकास कहाँ हुआ? तो पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत में जब आप नक्शे में देखेंगे ना, तो ये है हमारा, मान लीजिए ऐसे वैसे बना रहे हैं, एक मिनट ध्यान दीजिए। ये है, मान लीजिए ऐसे ऐसे थोड़ा सा बनाएंगे, भारत का एक नक्शा ही बना लेते हैं, सही से बन भी नहीं पा रहा है इसमें। तो बिहार, ये बिहार वाला साइड जो है, तो और बंगाल, उड़ीसा, यह देखेंगे ना, आपने नक्शा देख लिया होगा तो समझ पाएंगे। और असम। कणहप्पा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कर्नाटक में हुआ था और ये ब्राह्मण वंश के थे। 820 ईस्वी में बिहार के सोमपुरी स्थान पे रहते थे। जन्म इनका यहाँ हुआ था, कर्नाटक के ब्राह्मण थे, बिहार में ये रहते थे सोमपुरी नामक स्थान पे। इनके गुरु का नाम जालंधरप्पा था और इनकी कुल 74 पुस्तकें थी, 74। अधिकांशतः दार्शनिक विषय पर रचना करते थे। और नेक्स्ट है कुकुरिप्पा। इनका जन्म कपिल वस्तु के एक ब्राह्मण थे। गुरु का नाम चरपटिया। 16 ग्रंथ इनकी हैं। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है सरहपा की। मिलाने के लिए यहाँ से प्रश्न बनेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पंडित असल सत्य बखाड़े, देह रुद्र बसंत न जाड़े, अमड़ा गमड़ ड़तेन बिखंडियो तो ही डिलज्जय भड़ई पंडित। तो ये पंक्ति किसकी है? तो सरहपा की। जसिमम पवन न संचय, रवि शशि न प्रवेश, तहि बट चित विसार अरु, सरे हैं कहीं उवेश। यह पंक्ति किसकी है? तो सरहपा की है। जीवनतई जो नौजर सैयो, अजरामर होय, गुरु उप ए से भिमलमयी, सो पढ़ धड़ा कोई। देखेंगे राजस्थानी भाषा का पुट लिया हुआ है। काका तरुअल पंच विडाल। तो यहाँ किसकी पंक्ति है? लोईपा की, बहुत बार पूछी गई है। सहजे धीर करी वारुणी, साथ पंक्ति किसकी है? तो विरूपा की है। रुकड़ किज्जय मंत्र न तंत्र, यह पंक्ति करहपा की है। आगम वेय पुराणे, पंडित मान बहति, पक सिरी फल अलिय, जिम बाहेति भ्रम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, कई बार पूछी गई है, कढ़प्पा की पंक्ति है। नगर वाहिड़े डोबी तोड़ी, कुड़िया गई छई, पंक्ति कढ़प्पा की है, ये भी बहुत बार पूछी गई। गंगा जमुना माझे रे बहाई नहीं, पंक्ति किसकी है? तो डोम्भिपा की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? डोम्भिपा की। संपादन प्रकाशन किसने किया है? तो ये अभी जो आपने ऊपर प्रश्न देखा था, तो ध्यान देंगे तो समझ पाएंगे ये, ठीक है। आगे देखेंगे, सर्वप्रथम किसने सिद्ध साहित्य के संपादक का कार्य किया था? तो सर्वप्रथम जो है कि कार्य किए थे पाश्चात्य प्राच्यविद वेंडल ने। महासुखवाद किस मत का वैशिष्ट्य है? तो सिद्ध मत का है। ठीक है। सहसे गहन गुहिरे गुहिए मग अहिया, पशु लोग जिम रहिया, यह पंक्ति किसकी है? तो सरहपा की है। और देखेंगे पंडित असल सत्य वखाणे, ये भी बार बार पूछा जाता है। देह बुद्ध बसंत र जाए, तो यह सरहपा की पंक्ति है। आगम वे पुराहेड़ी, पाड़ी राण वहंती, पक्क सिरी फल अलीज में बाहे वाहे भमंती, यह किसकी पंक्ति है? कढ़प्पा की। घर में जखती सहजे रज्जय किज्जय राव बिराव, पंक्ति किसकी है? सरहपा की। ज़्यादातर सरहपा और कढ़प्पा की पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। सिद्धों के चर्या गीतों और दोहा कोशों में अंतर है। तो जो है कि दोहा में मतों का खंडन मंडन है और चर्या पदों में सिद्ध की अनुभूति और रहस्य भावना है। दोहा की रचना परिनिष्ठ अपभ्रंश में हुई है, तो चर्या पद की अवहट्ठ में। जैन साहित्य का विकास हुआ है तो मध्य देश के पश्चिमोत्तर में।
आचार्य रास, फागु, ये सारी उस समय की जो है कि शैलियाँ थी। तो आचार्य रास, फागु, चरित आदि विभिन्न काव्य शैलियाँ किस साहित्य की हैं? तो ये जैन साहित्य की हैं। जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली है तो रास। अपभ्रंश में पांडव पुराण किसने लिखा? तो यश कीर्ति ने। सामान्यतः सिद्धों का समय माना जाता है तो 8वीं से 13वीं सदी। स्वयंभू के अपूर्ण ग्रंथ पयुमचरी को किसने पूरा किया? तो इनके पुत्र त्रिभुवन ने। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो ये स्वयंभू का, क्योंकि वाल्मीकि रामायण लिखे थे। तो ये भी पयुमचरी जो रचना है ये राम के ऊपर ही लिखी गई है, इसलिए इनका जो है कि तुलना वाल्मीकि से की गई है, आप ध्यान रखेंगे। अपभ्रंश के किस कवि ने अपने को अभिमान मेरु कहा? तो ये अभिमान मेरु एक पर्वत है, तो उन्हें उसी की इसकी तुलना की गई है, तो उसी से ये तुलना किए हैं पुष्पदंत ने। अगर उनकी जैनों की रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो योगियों और तंत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेगी। यह कथन किसका है? जैन साहित्य जो नहीं लगेगी वो कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। जैन कवियों ने कृष्ण कथा को क्या कहा है? तो ये जो है हरिवंश पुराण बोले हैं। जैन परंपरा के प्रथम कवि स्वयंभू। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिकाल आदिनाथ कौन थे? भगवान शिव। दब्ब सहा व प्यास नामक अपभ्रंश रचना के रचयिता देवसेन है। जो जिण सासड़ भाष्यों सो मई कहियों सार, जो पालें से भाव करी सो सरि पावे पार। देवसेन की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? देवसेन की। तो आज अभी लास्ट जो है कि पंक्ति पढ़ेंगे। चलिए, जैन साहित्य के प्रमुख ग्रंथ और रचनाकार। तो श्रावकाचार्य 933 ईस्वी, देवसेन। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे दोस्तों, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएंगे और हम इसे प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध तरीके से लगा देंगे। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए और वीडियो व्याख्यान सुनते रहिए। धन्यवाद।